अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो हम सैटरडे नाइट स्पेशल पाकिस्तान में और सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल कनाडा और नॉर्थ अमेरिका। तो आज बेसिकली दो तीन चीज़ों पे हमने बात की। एक तो आपको पता चल रहा होगा कि जो पुलवामा का ड्रामा हुआ था उसमें क्या क्या चीज़ें सामने आ गई। वो जो इनके बड़े फायर ब्रांड किस्म के एक एंकर हैं, उनका सारा गला चटा खुल गया। उनका जो व्हाट्सएप मैसेज था उसमें से पता चल गया कि ये सब ड्रामा था क्रिएटेड बाय देमसेल्व्स। और उसके बाद फिर पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने सारा कुछ किया और मामला जो है वो खराब होने शुरू हो गए। अब सूरत हाल ये है कि इसकी तफसील क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा पूरे के पूरे सिनेरियो के ऊपर। जो पुलवामा के बाद फिर आपको पता है अटैक किया इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर, फिर पाकिस्तान ने जवाब दिया और फिर वो अभिनंदन का मामला सारा कुछ वो चल रहा था। ऑल वाज प्री प्लान्ड। अच्छा, इसके साथ साथ हम दूसरा जो टॉपिक है वो चेक करेंगे कि ब्रॉडशीट के मामले में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ब्रेकर्स एंड शेकर्स का एक सिलसिला हम देख रहे हैं। वो क्या हो रहा है उसका भी तजिया करने की कोशिश करेंगे और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल लेवल पे भी देखेंगे कि बिलावल साहब जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। आज भी उन्होंने ये कह दिया है कि जनाब हम लोग चाहते हैं कि जमहूरी तरीके से सारे मामला जो हैं वो किए जाएं। तो फिर देखते हैं कि जमहूरियत क्या कह रही है। इस वाले से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम इसार कसाना भाई, आप खैरियत? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है। आप मुझे बताइए कि कैसा चल रहा है पाकिस्तान में। तो हर वक्त कुछ ना कुछ जो बाजार खबर है वो गर्म ही रहता है। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अभी वो पीडीएम का एंटी क्लाइमेक्स तकरीबन हो गया। हाँ। और बड़े लोगों ने कहा कि ये तो मामला बड़ा ठंडा हो गया है। पीडीएम ने बिल्कुल यू टर्न ले लिया। जिस तरह वो इमरान खान को ब्लेम करते हैं, अब उन्होंने इमरान खान से इन्फ्लुएंस होके यू टर्न लिए हैं, अबाउट टर्न लिए हैं और हर चीज पे आगे हैं, जो कि हम कितने हफ्तों से कह रहे थे कि यही होगा। बाई इलेक्शन में भी लेंगे, सेनेट अच्छा, इलेक्शन भी लेंगे। पीडीएम पे ब्रिगेड साहब मैं आता हूँ, लेकिन मैं जी चाहता हूँ कि आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन जो है ना ये पुलवामा पे पहले जरा ले रहे हैं। ये जो मामला हुआ है अर्नब गोस्वामी वाला, ये तो अजीब सा मामला हुआ है कि पूरे का पूरा ड्रामा जो था वो पहले से स्क्रिप्टेड था। उसको पहले से पता था कि ये क्या होने जा रहा है, उसने अपने लोगों को बता दिया कि क्या होने जा रहा है। वो खुद उसकी कवरेज के लिए वहां पे चला गया मकबूजा कश्मीर में। और सारी की सारी चीजें जो हैं ये किस तरफ लीड कर रही हैं, क्योंकि हमें तो अब यकीन हो गया है। पहले भी लोग बताते थे, मुझे याद है कि DGISPR ने भी उस वक्त बात की थी इस वाले से। तो अब ये जो सूरत हाल खुद इनके मीडिया ने खोल के रख दी है, तो अब क्या बनेगा मोदी का? उन उन लोगों को जिनको मारा गया था, 40 के करीब लोगों को, उनका कत्ल जो है, उनका खून जो है वो किसके हाथ पे है? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने हमेशा पाकिस्तान में ये कहा है कि इंडियंस जो है वो मास्टर है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस के। कि मतलब वो एक कार्रवाई खुद करते हैं, अपने हाथ से करते हैं, खुद करवाते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में वो ये कहते हैं जी ये पाकिस्तान ने किया या ये फ्रीडम फाइटर्स जो है इंडियन ऑक्यूपेशन उन्होंने किया, यानी कि ब्लेम जो है वो पाकिस्तान पे पाकिस्तान। डालने की कोशिश करते हैं। और दुनिया बड़ी कंफ्यूज थी नैरेटिव से, लेकिन सब ऑफ द अदर वो कोई चीज कन्विंसिंग सामने आ नहीं रही थी दुनिया की नजर में। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की जो पोजीशन है, और डोसियर के हवाले से भी रिसेंटली हमारी नैरेटिव जो है और हमारी पोजीशन विंडिकेट हो गई है दुनिया की नजर में, कि हम आपको हमेशा कहते थे कि इंडियन जो है ये पुलवामा हो गया और ये उसके बाद बालाकोट की स्ट्राइक, ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। बल्कि बालाकोट की स्ट्राइक तो उन्होंने की नहीं थी, या ये की नहीं भी था। थी तो वहां पे वो दरख्तों पे बम फेंक के जो है वो चले गए और कहा कि जी हमने तो पता नहीं 300 बंदे जो है मार दिए हैं। वो वहां पे हाँ। 5-6 दरख्त है जिनको ये मार के चले गए। अब पॉइंट ये है, जो मैं समझता हूं कि ये एक बड़ा एक खौफनाक डेवलपमेंट होगी इंडिया में। नंबर एक, ये इंडियन आर्मी ने, आपको मालूम था इंडियन आर्मी की लीडरशिप को, और उनके 40 फौजी जो हैं वो मारे गए उन्हीं के हाथों, जबकि उनको मालूम था कि ये क्या हुआ। नंबर एक। नंबर दो, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इलेक्शन कैंपेन की खातिर अपने 40 फौजियों को जो है उनका खून किया, और मैं समझता हूँ ये खून डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर है, कि सब उंगलियां जो है उनकी तरफ आती है। नंबर थ्री ये कि इंडियन आर्मी ने अपना और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो इंडियन अवाम है उनके साथ झूठ बोला, उनके साथ झूठ बोला कि जनाब ये है वो है और ये किया गया फला, जबकि उन्होंने खुद ये किया था। इसका मतलब कि अपने अवाम से वो झूठ बोलते हैं। तो ये कैसे लीडर है?
ये कैसी जमहूरियत है? ये कैसे इन लीडर्स का किरदार है कि अपने लोगों से झूठ बोलना? तो मैं तो ये समझता हूं कि, और ये नाम गोस्वामी साहब जो है, ये तो है फ्रॉडिया, फ्रॉडिया ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। इसको पहले भी इन्होंने पकड़ा है, जेल में डाला है चंद हफ्ते पहले। ये कोई इसने वो रेटिंग जो मीडिया चैनल की रेटिंग है, तो उस पर इसने गड़बड़ की थी। और इसी के एक प्रोग्राम में एक इंडियन अपना हमारा कश्मीरी भाई एक वकील था, थे बाबर कादरी, जिसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था इसके प्रोग्राम में, और इसने उसको खड़े होकर कहा था गेट आउट ऑफ माय प्रोग्राम। फिरौनियत, एरोगेंस, फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड। तो अब आप देखें कि आज तो वो बिल्कुल बेनकाब हो गया कि जो व्हाट्सएप लीक्स आई हैं, मेरे ख्याल है इंडिया में बहुत इस पे बहुत खप जो है आप देखें पड़ेगी। और लेकिन ब्रिगेड साहब एक चीज मुझे समझ नहीं आती, क्या ये मतलब इनका अगर माइंडसेट पढ़ा भी जाए तो समझ नहीं आती कि क्या आप अपने लोगों को मरवा सकते हैं? यानी अपने इलेक्शन के लिए कितना इंसान गिर सकता है कि आप अपने इलेक्शन की जीत के लिए अपने ही फौजियों को मरवा दें, और ताकि एक मुद्दा क्रिएट हो जाए और हम जो इलेक्शन जीते। ये दिस इज असूलन जी, असूलन तो होना यही चाहिए कि अगर इंडिया के अंदर इनकी आला अदलिया या इनके जो पार्लियामेंट्री इदारे हैं कहते हैं जी हम बड़ी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी हैं, बड़ा दावे करते हैं जमहूरियत का, नाउ द टाइम टू होल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी अकाउंटेबल। और मैं समझता हूँ इंडियन मिलिट्री लीडरशिप जो है, जो पुलवामा के मिलिट्री लीडरशिप थी, वो उनकी भी एहतसाब होना चाहिए। और मुझे तो डर है कि इंडियन आर्मी के अंदर जो ऑलरेडी इतने फिशर्स हैं, इतनी डिविजन्स हैं, ये खासकर खालिस्तान की ये जो तहरीक के हवाले से, ये फार्मर्स तहरीक में, क्योंकि वो फार्मर्स तहरीक किस्म की खालिस्तान की मूवमेंट बन गई है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि जी खालिस्तानी जो है वो ये फार्मर्स की तहरीक में वो शामिल हो गए। और आपको पता है कि इंडियन आर्मी में 13-14% सिख है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें एक रिएक्शन आ सकता है फ्रॉम लेकिन जो आप बात कर रहे हैं इसमें देखिए, अदलिया की आपने बात की है, आप एक तरफ देखते हैं कि गोदी मीडिया है, आप अदलिया से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये अदलिया भी गोदी अदलिया है, क्योंकि आप देखें कि कश्मीर का जो मामला हुआ, उसमें जो अगस्त 5 को हुआ 2019 को, वो केस अभी तक इन्होंने टेकअप ही नहीं किया है। अदलिया की आप हालत देखिए, मेरी बात होती रहती है मार्शल कपिल काक साहब के साथ, तो वो बताते हैं कि हम लोग उसमें पिटिशनर हैं, उस केस को अदलिया उठा ही नहीं रही है। तो जहां पे ये हाल अदलिया का होगा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मोदी को कैसे अकाउंटेबल ठहराएगी? अब वही है ना जी, वही है ना कि वो जो ब्राह्मण एलीट है इंडिया की, उसी में से लोग गए हैं ना जी, नहीं ज्यादातर उसी के लोग जाते हैं हायर जुडिशरी में वहां पे इंडिया में। तो ये वही हिंदुत्व माइंडसेट है, वही आरएसएस। देखिए इंडियन आर्मी जो है, अब ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है फॉर द मिडिल लेवल इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स और फिर उनके जो नीचे सोल्जर्स हैं, कि ये तो आरएसएस की फौज बन गई है, ये तो आरएसएस की फौज बन गई है। तो लिहाजा आप देखते हैं कि विद इन द इंडियन आर्मी कोई ब्लो बैक होता ये नहीं, कोई रिएक्शन होता ये नहीं है। क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई होती है? इट इज क्वाइट पॉसिबल ही मे बी हिट फ्रॉम समवन विद इन द आर्मी कि आपने हमारे 40 सोल्जर्स को मरवाया है, तो फिर ठीक है, फिर हम भी, हमारा भी हक बनता है कि हम भी रिटेलिएट करें और हम भी आपको अपना गुस्सा जो है किस शक्ल में शो करें। तो ये तो सामने आएगा। तो ये जो चीजें आप बता रहे हैं ब्रिगेड साहब, इससे तो मुझे लग रहा है कि इनका मुस्तकबिल जो बड़ा भयानक किस्म का लग रहा है, क्योंकि अगर ये बनाना रिपब्लिक की तरफ जा रहे हैं तो फिर तो ये पूरे रीजन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। जी देखिए, लद्दाख का जब चाइना के साथ इनकी लड़ाई हुई थी पिछले साल, और डंडों से इनको मार पड़ी इंडियन आर्मी को, और पहले कितने हफ्ते इन्होंने अवाम को नहीं बताया कि चाइनीज आर्मी जो है पीएलए वो कहां तक आ गई है, कितना एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया है, कितने ऑक्युपाई कर लिया उन्होंने एरिया। और गलवान वैली इन्होंने जो है इन्होंने अपना हैंडओवर कर दी है अपना चाइनीज को। अब पता लग रहा है, अब कह रहे हैं हाँ जी अपना 1400 स्क्वायर माइल 1400 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइनीज ने ले लिया। तो देखे इन्होंने वहां पे भी झूठ बोला अवाम के साथ। फौज ने भी, जो इंडियन मिलिट्री लीडरशिप में ये झूठ बोलने का, ये मैं हैरान हूं कि पहले ऐसी चीजें नहीं होती थी। अब वो ओपनली उनकी एयरफोर्स जो है उन्होंने कितना झूठ बोला। वो जो 27 फरवरी वाले वाकयात है कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिरा दिया, उनके खुद बंदा टॉक शो में बंदा कह रहे हैं कि ये भाई F-16 पाकिस्तानी, ये F-16 का इंजन ही नहीं जो आप दिखा रहे हैं। देखे ना, इतना बड़ा झूठ पकड़ा गया।
और फिर ऊपर अमेरिकन ने कहा कि कोई पाकिस्तान का F-16 जो है वो जाया नहीं हुआ। सो झूठ बोलना, तो धोखा अभी देना, अभी अभी फॉल्स ब्रिगेड साहब, फ्लैग ऑपरेशन। अभी अगर आप देखें कि इनका जो बेनिफैक्टर था बहुत बड़ा, जो इनके ऊपर जिसका साया था प्रेसिडेंट ट्रंप, वो अब 4 दिन के बाद चला जाएगा। तो उसके बाद आप समझते हैं कि मोदी के ऊपर एक प्रेशर आएगा अमेरिका की तरफ से भी कि भाई आप ये क्या तमाशा लगा के बैठे हुए हैं, आपने किस किस किस्म की हरकतें की हैं, अपने मुल्क के खिलाफ कर रहे हैं आप जा रहे हैं, तो क्या अमेरिका का प्रेशर आएगा? आप समझते हैं कि बाइडेन करेगा कुछ? मैं समझता हूं कि बाइडेन का प्रेशर आएगा, बिल्कुल आएगा, बिकॉज इस वक्त देखें वो यूएन डिस इन्फो लैब वाली जो रिपोर्ट है, जिसके हाँ बारे में हाँ अभी आईएसपीआर ने भी कह दिया, डीजी आईएसपीआर ने, उस पर अभी डिटेल एक खबरनामा जो है वो जारी होगा आने वाले दिनों में। मेरे ख्याल वो भी तैयार हो रही है पाकिस्तान के अवाम को हकाइक बताने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन में भी खप पड़ी हुई है कि यार ये फेक एनजीओज हैं, हमें पता नहीं है, राइट अंडर आवर नोज इंडियंस वर ऑपरेटिंग अ फेक एनजीओ, और जिनके जरिए वो यूएन के अंदर जो इदारे हैं उनकी डिसीजन मेकिंग, यूरोपियन पार्लियामेंट की डिसीजन मेकिंग, पार्लियामेंटेरियंस की डिसीजन मेकिंग, उसको इन्फ्लुएंस जो है वो किया जा रहा था थ्रू दीज पीपल सिटिंग इन इंडिया, ये रॉ और ये इनकी एजेंसीज है। बल्कि मैं भी एक दफा हैरान हुआ, कोई 5 अगस्त से पहले जब ये हुआ के बाद, जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ अपना इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, कि कोई यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस आए इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के टूर पे। मैंने कहा भाई बड़ी पीआर है वो। अब वो डिसइंफॉर्मेशन लैब में खबर आई है कि वो जो पार्लियामेंटेरियन आए थे वो इन्हीं लोगों ने भेजे थे, चक्कर उनको देखे कि जनाब देखे वहां तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो सब मामला ठीक है, लोग तो बड़े खुश हैं वहां पे, कोई मजालिम नहीं हो रहे। तो यही लोग लेके आए थे। और हमारा जो 7 फोरम है, जिसके हुसैन इकानी साहब जिसके आर्किटेक्ट हैं, उसका भी उसके अंदर नाम है। और मैं आपको बता दूं कि 7 अभी ये 7 फोरम जो है अंडर क्लाउड्स, अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड सिक्योरिटी एजेंसी। और इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान में मौजूद है। आपको मालूम है, एक शख्स ऐसे भी है जो कि एक्स फौजी है, जिनको नवाज शरीफ ने एम्बेसडर टू क्यूबा बनाया था 3 साल के लिए। मैं कामरान शफी साहब की बात कर रहा हूँ। ये सब लोग, मैं आपको बता रहा हूँ, ये रियासत पाकिस्तान जो है ना, आप जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा तो फिर उसका आपकी आवाज सप्रेस हो गई है, आपकी आवाज सप्रेस हो गई थी। आपने ब्रिगेड एम्बेसडर टू क्यूबा का नाम लिया था, क्या नाम था? जी जनाब कामरान शफी साहब, एक्स कैप्टन है, एक्स मेजर है, और ये आपके लंदन हाई कमीशन में ये आपके रहे थे पीपल्स पार्टी के दौर में। ही वाज द प्रेस मिनिस्टर ओवर देयर, अगर आपको याद है। टीवी पे भी बड़ा आते होते थे जी। नवाज शरीफ ने, आप देखें इनको, जब क्यूबा के एम्बेसडर में 3 साल ये रहे वहीं पे, वापस आए, विद इन 4-5 महीने चुप रहे, फिर उन्होंने वही अपना रियासत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलना, वो नैरेटिव, और इवेंचुअली क्या हुआ, 7 फोरम इनकी तस्वीर आ गई। ही इज नॉट मेंबर ऑफ द 7 फोरम। तो देखिए ऐसे लोग हैं कि उन्होंने खूब टैक्स पेयर का पैसा एंजॉय किया क्यूबा में बैठ कर 3 साल, लेकिन रियासत और फौज के खिलाफ जो है वो उनका जो जहर है उनका खत्म नहीं हुआ। मन में थोड़ी सी शर्म आ जाती है, कोई हया होती है कि यार हमें इस रियासत ने इतना कुछ दिया है। 4 साल लंदन में रहा हूं मैं, हाई कमीशन में, अब 3 साल एम्बेसडर क्यूबा में, को थोड़ी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं ऐसे लोगों का अंजाम, और भी ऐसे लोग हैं इनका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि रियासत के साथ अगर आप गद्दारी करेंगे तो रियासत फिर छोड़ेगी नहीं। मुफ्ती किफायत ने क्या किया? मुफ्ती किफायत साहब पता ना आपको किधर है? पिछले 10 दिन से, बल्कि अब तो 2 हफ्ते हो गए, सिंध में एक मदरसे में, जेयूआई के लीडर के मदरसे में छुपे हुए, बाहर नहीं निकले, वारंट है, सिंध पुलिस उनको जाके अरेस्ट नहीं कर रही है। कितने अफसोस की बात है। और केपी आईजी कह रहे तमाम सूबों को कि जी इनको अरेस्ट करो, इनके वारंट है, जबकि अली वजीर को सिंध पुलिस आई है और वो केपी पुलिस अली वजीर को अरेस्ट किया है, और वो केपी सिंध पुलिस को अली वजीर को पकड़ के ले गई है सिंध में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखें ये बड़ा अजीब सी सिचुएशन बन गई है। अच्छा, एक चीज मुझे जरा बताइएगा फारूक साहब कि ये जो हमने ये तो चीज कवर कर ली, लेकिन दूसरी बात जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी है, और वो है ब्रॉडशीट का मामला। ये जो मामला है इसको पनामा 2 कहा जा रहा है, ये कहां तक जाएगा? ये तो बहुत से लोगों को पेंडोरास बॉक्स खुलने वाला है, और अगर ये खुल गया तो फिर क्या बनेगा? इसमें तो बड़े बड़े पर्दानशीनों के नाम आ जाने। देखिए इसरार भाई, मैंने इसको बहुत स्टडी किया पिछले 5 दिनों में। आपको पता है मैं खुद भी नैब में रहा हूँ, डायरेक्टर नैब पंजाब 2007 से 2009। जब हम एट दी हाईएस्ट लेवल कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे
चोर डाकुओं को छोड़ देंगे, उनको सही परसू नहीं करेंगे, तो फिर एंड में अंजाम यही होगा। देखें रिकॉर्ड। और दूसरी बात, कितनी अफसोस की बात है, फिर वही बात है कि हम लोगों को शर्म नहीं है। हमारे कुछ लोग ये जो कॉन्ट्रैक्ट जब हम करते हैं, देखें चाहे पावर प्रोड्यूसर्स के साथ हमने आईपीपी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, कितना पाकिस्तान को नुकसान हुआ। वो प्रोड्यूस ना भी कुछ करें, हम उनसे बिजली ना भी लें, लेकिन हमने इतने लाख डॉलर रोज के देने उनको, बेड़ा गर्क हो गया उस मुल्क के फॉरेन एक्सचेंज। ये अब जाके इमरान खान वगैरह ये उनसे बातचीत कर रहे हैं, दोबारा एग्रीमेंट को रिन्यू करेंगे और रीनिगोशिएट करें। इसी तरह रेकोटेक में क्या हमारी बर्बादी हुई, कैसे कैसे अजीब किस्म के कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, और अब ये ब्रॉडशीट का सामने आ गया। और इन तीनों में मामलात में कैसे हमारी आप देखें बदनामी हुई है इंटरनेशनल लेवल। फिर कार के रेंटल पावर प्लांट, राजा परवेज अशरफ अभी दंदनाते फिरते हैं, लेकिन रेंटल पावर प्लांट में भी हम पे इंटरनेशनल कोर्ट और आर्बिट्रेशन ने हमें पेनल्टी डाल दी। ओके, ऑन ब्रॉडशीट इतने तजादात हैं, इतनी कंट्रोवर्सी है, इतनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, इतने एक दूसरे पे इल्जामात हैं कि कुछ पता नहीं लग रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। पहली बात, मुझे आप ये बताएं कि मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं मैं कर रहा था, मैं आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द पीपल्स पार्टी, फ्रॉम द पीएमएल गवर्नमेंट कि वो झूठ बोलेंगे, वो अपना हकाइक छुपाएंगे, वो सीक्रेट में बहुत कुछ कर देंगे, बेशक पाकिस्तान को नुकसान हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि पीटीआई के लोग जो हैं वो भी ये करेंगे। आप मुझे बताएं कि ये 4.5 बिलियन रुपीस जो कि लंदन हाई कमीशन में पड़े थे, कोई कहता है जी नैब का स्पेशल अकाउंट था, कोई कहता है नहीं ये तो एम्बेसी का अकाउंट था। मुझे आप ये बताएं कि इसके बारे में खबर तक नहीं आई, इतना मामला सीक्रेटली हुआ, ये कैसे हो गया? क्यों इतनी लैक ऑफ शफाफियत नहीं थी? क्यों ये हकाइक छुपाए गए कि जनाब हम उस कंपनी को के फैसला आ गया है हमारे खिलाफ और अब हम उनको जो है 4.5 अरब रुपए देने जा रहे हैं और टोटल मेरे ख्याल को $29 मिलियन बनता है। ये मेरा आपका टैक्स पेयर का पैसा था। हमें पता ही नहीं लगा। फिर शहजाद अकबर साहब, मैं कई दफा सोचता था, हमें ये कहा जाता था भाजी वो लंदन गए, वहां पे वो बहुत प्रॉपर्टीज को पीछा करने के लिए, और ये नवाज शरीफ की प्रॉपर्टीज, और ये जनाब बड़ी अच्छी खबरें आएंगी। खाक अच्छी खबर आई कि $29 मिलियन हमने दे दिए। पॉइंट मेरा ये, अब वो कह रहे हैं कि ये नवाज शरीफ ने ब्रेव करने की कोशिश की उनको कि यार आगे मत चलो। अब वो आज उन्होंने कह दिया कि जी वो पीपल्स पार्टी के जो है उन्होंने भी हमसे राब्ता किया, ठीक है ना जी, और अब पीटीआई के भी आपकी सूरत सामने आ गई है। तो ये शहजाद अकबर साहब हैं, इनका तो कैरेक्टर मुझे बड़ा डॉजी सा लग रहा है, क्योंकि जो बात वो कर रहा है, कावी मुसवी जो कर रहा है, वो तो ये कह रहा है कि ही इज अ फूल, और वो कह रहा है कि ये बिल्कुल मिसलीड कर रहे हैं पूरी पाकिस्तानी कौम को। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी जरा देखना चाहिए कि ये बंदा कर क्या रहा है। अब देखें ना, इमरान खान ने एक लीगल कमेटी को बनाई है कि ये ब्रॉडशीट के मामला को देखें। अब इनको किस चक्कर में डाला जा रहा है कि जनाब उन्होंने, उसके पास 200 बंदे हैं, उसके पास बड़ी इंफॉर्मेशन और है, तो चले जनाब ये एक तरीका है पैसा वापस लाने का, और खाक पैसा वापस आएगा। नंबर एक, पाकिस्तान में जो नैब एहतसाब कर रहा है, इतने रेफरेंसेस चल रहे हैं, ₹1 रिकवर हुआ है। नवाज शरीफ का वो जो फाइन था 10 मिलियन पाउंड का, मरीम नवाज का 7 मिलियन पाउंड का वगैरह वगैरह, वो किधर, वो तो फाइन भी नहीं हम ले सके। और कहते हैं जी सिंगापुर में $1 अरब नवाज शरीफ का, और भाई खाक में गया वो अपना $1 अरब। जो थिंक हम रिकवर कर सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग हैं इन बिटवीन जो कि स्पॉट फिक्सिंग करते हैं। आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, और वो पता नहीं क्या क्या अपने कट मारने के चक्कर में अब तो ये बातें रियासत चल रही किधर कि गई ब्रिगेड साहब? रियासत कहाँ गायब हो गई? अफराद जो हैं वो रियासत के ऊपर हावी हो गए हैं। जी मैं ये बताता हूं, बिल्कुल मैं ये समझता हूं माफिया, फिर वही लोग इन बिटवीन जो अब तक कट मारने के चक्कर में, कमीशन मारने के चक्कर में कि एक और कॉन्ट्रैक्ट जी हम आपको दिलवा देते हैं इमरान खान से, क्योंकि इमरान खान को हम लारा देंगे कि जनाब अरबों डॉलर और आ जाएंगे। वो भाई नहीं आने लगे, ₹1 भी नहीं आएगा, और फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, और फिर ये एक वो उनकी जो पाइप है ना पैसों की, वो चलती रहेगी, फ्लो मनी विल कीप फ्लोइंग टू देम, हमारे पर कुछ नहीं आएगा। होना क्या चाहिए? मैं पहला शख्स था पाकिस्तान में जिसने 4 दिन पहले कहा था सुप्रीम गवर्नमेंट का भी इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आ रहा है, क्योंकि इन्होंने हकाइक छुपाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, भाई वो मोहतरम साकिब निसार साहब थे, मोहतरम आसिफ खोसा साहब थे,
विद ऑल ऑफ ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, थोड़ी बहुत इनको भी मैं समझता हूँ कि एक्टिविज्म करनी चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में पाकिस्तान के अवाम ऐसे एक्टिविज्म को, ऐसे सुओ मोटोस को अप्रिशिएट पसंद करेंगे। करते हैं, अप्रिशिएट करेंगे। और वो ये कि जनाब एक फॉरेन कमीशन बनना चाहिए, आइदर अंडर अ सर्विंग और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मावरत होनी चाहिए और चले अटॉर्नी जनरल या कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा। और उसमें वो जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट जो नैब ने किया था, कितने नैब ने अभी तक पैसे दिए उनको, हमारे पास कितने पैसे आए, तमाम डिटेल्स, वो जो जजमेंट्स थी वो जजमेंट्स की कॉपीज हमारे पास होनी चाहिए, वो पब्लिक होनी चाहिए। फिर जो लोग बीच में मिलते रहे, फिर ये जो अभी $25 मिलियन, $29 मिलियन उनको गया है, और उन्होंने उनको वो इसकी ये किसने अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, या ये सिर्फ चेयरमैन नैब ने कर दिया, या स्टेट बैंक ने किया? भाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, आफ्टर ऑल पैसे ट्रांसफर हुए हैं लंदन हाई कमीशन में, तो रुपीज में तो नहीं हुए ना, वो ट्रांसफर हुए अपने फॉरेन एक्सचेंज में, ठीक है ना जी। सो ये तमाम चीजें जो है, ये इसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए जो ये तमाम हकायक, ये तमाम चीजें सामने लेके आए, और कौम को पता लगे कि कौन लोग हैं जिन्होंने इसमें एक मनफी किरदार अदा किया अच्छा, अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। दूसरी बात मुझे ये बताएं कि ये जो वो कावे मूसवी ये कह रहा है कि मैं जो पैसे मुझे मिले हैं डैमेजेस के तौर पर, वो मैं रिटर्न करने के लिए तैयार हूं, और अगर ये मुझे आप ये कह दें कि जी आप बाकी जो मनी है उसको भी आप वहां पे ढूंढें, तो क्या हम उसको रीनिगोशिएट कर सकते हैं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को? और क्या उसमें हम ये क्लॉजेस डाल सकते हैं जी कि सब्जेक्ट टू कन्विक्शन, अगर ये आप जो भी करेंगे, अगर आप कन्विक्ट हो जाते हैं लोग इस तरह के, तो उसमें से आपको 20% मिल जाए, तो उसमें क्या हर्ज है? डू यू एग्री विद इट और नॉट? देखिए जी, पहली बात है, कन्विक्शन पाकिस्तान में नहीं होने लगी, ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ। 2-2.5 साल की बात है, ये सब जो खानदान है ये अपने केसेस को इतना प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, ड्रैग कर रहे हैं, आपको पता है हर जगह ये बैठे हुए हैं। अब आप समझ गए मैं क्या बात कह रहा हूँ। कोई कन्विक्शन नहीं होने लगी। ये चेयरमैन नैब साहब जो है ना, ये भी हमें रोज बैठ के भाषण देते हैं कि नैब ने ये कर दिया, नैब ने ये कर दिया। अक्टूबर में वो जा रहे हैं, शायद हो सकता है उनका भी मूड हो कि मुझे कोई एक्सटेंशन मिल जाए, ठीक है। 50% काम वो कर दिया, मैं मानता हूँ कि उन्होंने केसेस अपना ये सारे दायर हो गए और नैब ने मेहनत की है, वो मैं उनको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन मैं उनको कहता हूँ एक केस भी आप कन्विक्ट करवा दें जाने से पहले, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आई डोंट थिंक एनीथिंग इज गोइंग टू हैपन। रोज चेयरमैन नैब के जो है ना अखबार की जीनत बने होते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया गया। और भाई जो लोग कह रहे हैं जो मेन चीज कन्विक्शन है, वो तो आपने एक नहीं हुई, नंबर एक। दूसरी बात है मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, लोगों को अब ये क्या हमें कॉन्फिडेंस है, क्या हमें एतमाद है कि आज तक बाहर से एक पैसा नहीं आया एक्सेप्ट फॉर वन अमाउंट जो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, वो भी देखे लोग छुपा गए। ये गवर्नमेंट नहीं बता रही है। मलिक रियाज साहब का 190 कहते हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने बकायदा ये प्राइवेट सेटलमेंट थी, आउट ऑफ कोर्ट हुई है, उनके जो अकाउंट्स वहां पे फ्रोजन थे। फिर वो 50 मिलियन पाउंड की जो प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने शरीफ खानदान से खरीदी थी मलिक रियाज ने, तो 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान आया। बकायदा वेबसाइट पे मैंने 10 दफा पढ़ा है कि एमसीए कह रही है कि हमने ये रियासत को भिजवा दिया पैसा 190 मिलियन पाउंड। उसके बाद क्या, वो वेयर डिड द मनी गो? आपको पता मलिक रियाज के 460 अरब की पेनल्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने की हुई है। वो मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो कराची वाले केसेस जो है, ठीक है, और वो 7 साल में पेमेंट होनी है। 25 अरब डाउन पेमेंट, 2.5 अरब एवरी मंथ। अब 190 मिलियन पाउंड आया। हमने बड़ा मनी डेवलपमेंट, हमने बड़ा शोर डाला कि भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि हमें बताएं कि 190 मिलियन पाउंड किस अकाउंट में गया। आफ्टर ऑल वो प्राइवेट अकाउंट में तो नहीं जा सकता, वो तो आया, वो पाकिस्तान को वापस आया। तो लिहाजा वी डोंट नो कि वो मलिक रियाज को वापस दे दिया गया है, या वो फिर स्टेट बैंक की तहवील में है, या सुप्रीम कोर्ट में। शहजाद अकबर साहब इसके बारे में बात ही नहीं करते। आपने जो शहजाद अकबर साहब की बात की थी, नंबर 1। नंबर 2, हमें कहा गया कि जनाब स्विस अकाउंट्स, बस वहां से पैसा हम ले आएंगे। अब इनको 2.5 साल हो गए। आपको मालूम है कि शहजाद अकबर साहब बात ही नहीं करते हैं। स्विस पार्लियामेंट ने पास कर दिया कानून कि 2021 में 18 ममालिक को, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम, जारी बात है ये जनवरी 2021,
18 ममालिक को स्विफ्ट अकाउंट्स की डिटेल्स का एक्सेस दे दिया जाएगा। इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। आप पढ़ ले जाके, आपको खबर मिल जाएगी। ठीक है ना जी। आप मुझे ये बताएं, वो तो कोई बात नहीं हो रही इसकी। स्विफ्ट अकाउंट्स में शहजाद अकबर साहब जो है, डोंट इवन टॉक अबाउट इट। फिर इसी तरह ये जो पनामा लीक्स हुआ था, 400 लोग थे उसके अंदर ओवरऑल। वो तो फिर एक नवाज वो शरीफ कहाँ गए पकड़ा सारे? गया। ठीक है, वो 400 लोग जो है, कहा यह गया था फैसले में, जब मुझे याद है कि वो एफबीआई देखेगी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। वी डोंट नो कि वो जो 400 लोग थे जिनके ऑफशोर अकाउंट्स थे, प्रॉपर्टीज थी, एसेट्स थे। पहली बात है कि उनमें कुछ कुछ लोगों के नाम तो लोगों को आइडिया था, लेकिन क्या वो जो लोग थे, एफबीआई ने कितनी रिकवरी की, कितने उनमें की? से कितने लोगों को एमनेस्टी में का रिलीफ दे दिया गया? 2-3 तो एमनेस्टीज आई है। सो ये बहुत लंबे लंबे बात मैं खाते आपको, चल रहे हैं। हाँ, मैं आपको इस तरफ लेके आ रहा हूं कि ब्रॉडशीट के साथ अगर ये रीनिगोशिएट करके, इस होप में कि जी पैसा बाहर से आएगा, पैसा सर जी नहीं आने लगा। शबर जैदी साहब ने अभी क्या कहा? उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी बिजनेसमैन का 150 अरब बाहर पड़ा हुआ। ज्यादा लगाए। सो जब पाकिस्तान के अंदर ही हम इन बड़े लोगों से 1 रुपया नहीं ले सके नहीं अभी कर तक, सकते। चाहे शरीफ फैमिली हो, चाहे जरदारी हो, चाहे जो भी हो, बाकी लोग हो, सिर्फ तो दो इसमें बंदों के, इसमें ये तो खैर अभी चलता रहेगा सिलसिला। जी दो बताइए। बंदों के पैसे आए हैं सिर्फ, जो कि मैं पूरी वो लिस्ट देख रहा था। न्यूज अखबार ने फिर एक स्टडी की कि ये लोग हैं मेजर लोग, चाहे उसमें पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, बिजनेसमैन थे, रिटायर्ड कुछ सीनियर जनरल अफसर थे। वो इतना, वो टाइम ज्यादा नहीं फ्रेम है। जो भी हो, ठीक। टाइम फ्रेम जो भी हो, 2 नाम है। एक जनरल जाहिद अली अकबर साहब ने प्री बार्गेन किया था, मेरा ख्याल 20-25 और करोड़ एक एडमिरल मंसूर था, हक साहब। और एक एडमिरल मंसूर हक साहब थे, अबाउट $7 मिलियन का फिगर मुझे आज भी याद है। ये जनरल मुशर्रफ के दौर भी उनको अमेरिका से लेके आए थे, एक्सट्राडाइट कराया था, और सबमरीन किकबैक में उन्होंने पैसे दिए। बाकी वो किधर गया? आमिर लोधी, आमिर लोधी किधर गया? पता ही आपको कौन आमिर लोधी? और जी जी। किधर बाकी लोग? आफ्ताब शेरपा और ये फैसल सालियात, मुझे आज भी याद है, मुझे आज भी याद है इन दोनों के ऊपर, खासकर फैसल सालियात, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, वो जब क्यू लीग बनी थी और पेट्रियट, तो इनका कोई मेरे ख्याल को लोन का केस था, समथिंग लाइक दैट। तो वो इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज रीशेड्यूल्ड, सो दैट वाज वन वे ऑफ गिविंग हिम अ रिलीफ। हाँ, आप आफ्ताब शेरपा साहब, आप अभी रिकॉर्ड निकाल लें, ये आज से 2-3 साल पहले खबर आई कि नैब में उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन थी वो क्लोज होगी फॉर लैक ऑफ एविडेंस। तो इसरार भाई, आप क्या बात करते हैं यार? मैं आज आपसे एक चीज शेयर कर लूं, जी मैंने आज प्लीज। तक कभी नहीं शेयर की। मैं जब डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशन था नैब पंजाब में, आई हैड विद मी इन्वेस्टिगेशन विंग नंबर 1, नवीद असम साहब वाज चेयरमैन नैब, क्योंकि फौज वापस जा चुकी थी उस वक्त। फौज, द आर्मी हैड गॉन बैक। शायद अजीज साहब के बाद आई थी। जी, शायद अजीज साहब के बाद आए थे जब वो रिजाइन करके गए। अब आप जनाब देखें कि मुझे जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, तो मुझे एक फोन आता है, मुझे कहते हैं कि जी, फोन आता है कि भी वो चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर फारूक को कहें कि जरा देखें कि वो एक फला कोई एसएसपी थे या कोई डीएसपी थे सियालकोट में लगे हुए, उनकी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, यही एसेट्स बियॉन्ड मीन्स और ये हेरा फेरी, ये जो टिपिकल मामलात होते हैं नैब के। तो सिंस ही इज अंडर इंक्वायरी इन ओब्लिक इन्वेस्टिगेशन, तो अब पीपल्स पार्टी आ गई, तो जनाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट आई है या फोन आया है कि यार उनकी प्रमोशन है, ड्यू है, तो यार उनको फिर छोड़ दो। मैंने कहा यार बात सुनो, मैंने कहा फाइल लाओ। जब मैंने वो फाइल देखी, मैंने कहा उस पर लिख दिया, मैंने कहा जनाब ये केस है, अगर आप इस केस को बंद करना चाहते हैं, बिकॉज ही हैज टू बी प्रमोटेड, और ऊपर से टॉप, मेरे ख्याल उस वक्त के हमारे इंटीरियर मिनिस्टर थे, अब आप भी समझ जाएंगे सियालकोट इंटीरियर मिनिस्टर कौन थे, कि जी उनकी फरमाइश है। तो मैंने कहा भी फरमाइश है तो आप पूरी कर दें, मैं फाइल आपको भेज रहा हूँ, आई एम जस्ट फॉरवर्डिंग टू यू फॉर जो आपने नेसेसरी एक्शन करना। मैं अपने हाथों से वो केस क्लोज नहीं करूँ। ऐसे ही, लेकिन ऐसा होता नहीं है जी। लेकिन मसला ये है कि वी आर आउट ऑफ टाइम ब्रिगेड साहब। लेकिन ये है कि मैं आपको जो बात, तो मैं जो फाइनल बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि ब्रॉडशीट पे अगर हम समझेंगे कि पैसे आ जाएंगे, आई डोंट थिंक एनी मनी इज गोइंग टू कम। मजीद पाकिस्तान का अवाम का टैक्स पेयर का पैसा मजीद जो है उसका ज़िया होगा। लोग चक्कर देंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कि ब्रॉडशीट में ये मौका है। उन्होंने बनाई, एक लीगल कमेटी बनाई हुई है, और
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें इतनी आपको तदादात आ गए हैं कि इट इज टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स इन एंड देयर इज अ जुडिशियल कमीशन। वी लेट्स वांट सी टू कि नो द जुडिशियल ट्रूथ। एक्टिविज्म होता है कि नहीं होता। और जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट है उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जरा देखें। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के पब्लिक इश्यूज के ऊपर अगर आप कोई नोटिस ले भी लेते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। ब्रिगेडियर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।